जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, क्लास 10th में हैं, तो आज की इस वीडियो में पास होने का तरीका बताया जाएगा कि जितने भी विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो कैसे पास होंगे सामान्य हिंदी के पेपर में। आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है, कुछ इस टाइप का पेपर आपके बोर्ड पेपर में आएगा और ऐसे ही पेपर का पूरा सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन करेंगे तो आज की इस वीडियो में पूरा बताएंगे। अगर आपने तनिक भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे पास होंगे, आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है। पूर्णांक 70 नंबर में पास होने के लिए अप्रोक्स आपको 33 नंबर जरूरी होते हैं हिंदी के पेपर में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना पढ़े। अगर आपने अभी तक तनिक भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के समझ लीजिए कैसे कॉपी लिखनी है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। पेपर का कोड है 302ZJ। इस पेपर को आप सॉल्व करके मैं बताता हूं कि कैसे नए पैटर्न पर यह प्रश्न पत्र है। ऐसे ही लाइकेज ऐसे ही पेपर आएगा। खंड का और खंड बा में आपका जो प्रश्न पत्र है वो डिवाइडेड रहता है और नोट दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना है ना। तो सबसे पहले आप पेपर को पढ़ के जरूर आप देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर कितने आपको आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप पेपर को पूरा पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा पेपर है और आप इसको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको पता है और कौन से नहीं पता है ना। तो आइए शुरू करते हैं कैसे आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा। देखो मैं खंड बा का सॉल्यूशन करके बताता हूं। खंड खा का जो है वर्णात्मक प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, जैसे गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इनके उत्तर मैं लिख के दिखाता हूं और बाकी ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको आप लिख लेंगे और इनको मैं समझाया दे रहा हूं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे पहला क्वेश्चन है खंडका का, पहला क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा लल्लू लाल और तीसरा राम प्रसाद निरंजनी और चौथा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक आपने पढ़ा ही होगा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन होते हैं? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जो है वो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। तो मान लो आपको कॉपी में आंसर इसका लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे। देखो आपको सबसे पहले कॉपी पे लाइन वगैरह अच्छे तरीके से खींच लेनी है। इस तरफ एक तरफ तो लगभग आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लाइन जो है वो खींचेंगे जरूर, ठीक है। अब आपको इसका आंसर लिखना है। खंड का है तो सबसे पहले आपको खंड का डाल देना है यहाँ पे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं खंड का, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे? उत्तर नंबर, है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या। तो ऐसे आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप यहां पे देख सकते हैं पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और इस तरीके से देखो, अगर आपको नहीं आता है, जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कॉपी मेंटेन लिखिएगा। अगर आप कॉपी अच्छे तरीके से लिखते हैं, बढ़िया सुंदर तौर तरीके से लिखते हैं, गलतियां नहीं करेंगे, अंडरलाइन वगैरह करके लाइन खींच के इस तरीके से आप लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, देन एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो खंड का पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ का नंबर, इस तरीके से आपने लिख दिया का। अब इसका उत्तर लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल इसमें तीसरा ऑप्शन सही आप देख सकते हैं, राम प्रसाद निरंजनी। तो इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और उसके बाद कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। तो इस प्रकार आप लिख देंगे राम प्रसाद निरंजनी, है ना, निरंजनी। इस तरीके से आपको 1 नंबर मिल गए। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या है? सदल मिश्र की रचना है। देखो सदल मिश्र की रचना पहला क्या है? ऑप्शन दिया गया है सत्यामृत प्रवाह, दूसरा नास्केतोपाख्यान और तीसरा भारत सौभाग्य और चौथा भूतनाथ। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो नास्केतोपाख्यान है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा हूं, देन मैं लिखने का तरीका बताता हूं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। आफ्टर ऑल गा नंबर क्वेश्चन देखो, चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। कौन है? पहला निबंध है, दूसरा नाटक है। चंद्रकांता जो संतति है वो किस विधा पर आधारित है ये आपको आंसर में बताना है। चौथा है कहानी और तीसरा है कहानी और चौथा है उपन्यास। तो आप जानते हैं चंद्रकांता जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब घ नंबर क्वेश्चन देखो, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? पहला इंदुमती के, दूसरा परीक्षा गुरु के और तीसरा हिंदी प्रताप के और चौथा साहित्य सहचर की। तो बालकृष्ण भट्ट जो संपादक थे वो किसके थे? हिंदी प्रदीप के थे। तो यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अंग नंबर क्वेश्चन देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पहला बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा वगधारा और तीसरा साहित्य और समाज, चौथा शेखर एक जेवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वो क्या है? वगधारा है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर अंगा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है।
चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पीय में दूसरा देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हिंदी का पेपर बनता है उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो 5 आते हैं गद्य खंड से, ठीक है। गद्य खंड पर आधारित जो इतिहास के प्रश्न हो गए हैं ना, गद्य खंड पर आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं 5 वो आते हैं, और 5 किस पे आते हैं, पद्य खंड पे आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में वो आते हैं। देन आपको दूसरा करना है वो क्या है, पद्य मतलब कह सकते हैं आप पद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, जैसे पद्य साहित्य में इतिहास हो गया है ना, रीत काल से रिलेटेड हो गया, श्रृंगार काल से रिलेटेड, जितने भी काल दिए गए हैं, युग दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो देखो दूसरे के काम में कौन सा क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी रचना आपने पढ़ा भी होगा, पहला गिरिजा कुमार माथुर की, दूसरा नागार्जुन की, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञेय की, और चौथा हरिवंश राय बच्चन की। तो कितनी नावों में कितनी बार जो कृति है वो अज्ञेय जी की है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञेय जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं खा नंबर, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, कौन सी छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो पहला है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्ण, दूसरा है सौंदर्य एवं प्रेम, तीसरा है इतिवृत्तात्मकता, और चौथा है श्रृंगारिक भावना का पूर्णतया अभाव। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है सौंदर्य एवं प्रेम, छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, सौंदर्य एवं प्रेम। चलो गा नंबर, दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखना है यहाँ पे दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो पहला 1943 में, दूसरा 1950 ईस्वी में, तीसरा 1951 ईस्वी में, और चौथा 1956 ईस्वी में। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन है 1951 ईस्वी में हुआ, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर गा नंबर क्वेश्चन का। देखो घा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला पद्मावत, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा साकेत, और चौथा पृथ्वीराज रासो। तो यही ऑप्शन सही है, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है, महाकाव्य की बात की जा रही है तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर किस नंबर क्वेश्चन का, घा नंबर क्वेश्चन का। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, कौन सी है, पहला प्रेमाऊ बाहु है ना, प्रवाह, फिर दूसरा है त्रिपगथा, और तीसरा है लहर, और चौथा है ग्राम्या। तो मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृति है वो त्रिपगथा है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर अंगा नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्वेश्चन का आंसर कर लिया है ना। ध्यान रखना है, आपको अच्छे से करना है, अगर नहीं आता तो तुक्का भी मार सकते हैं आप, और ध्यान रखें कि सही से लिखेंगे, एग्जाम में जो कॉपी का इंप्रेशन होता है वही देखा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, आंसर आपने का लिख दिया, जैसे तीसरा ऑप्शन सही रामप्रसाद निरंजनी, ऐसे ही लिखना है, जैसे खा हो गया सदल मिश्र की रचना है, तो इस तरीके से आपने खा डाल दिया, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, खा डाल दिया, और इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है खा का दूसरा है ना। तो इस तरीके से आपने लिख दिया दूसरा, और लिख दिया नासकेतो पाख्यान, है ना, इस तरीके से नासकेतो पाख्यान। इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर ऑल गा नंबर है चंद्रकांता संतति कृति किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे गा नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, यानी आप क्या लिखेंगे, उपन्यास, इस तरीके से साफ सुथरा लिखेंगे, थोड़ा राइटिंग बना के। और आफ्टर ऑल जो घा नंबर है, घा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो बालकृष्ण भट्ट संपादक किसके थे, हिंदी प्रदीप के थे, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इस तरीके से लिख के आप यहाँ देखो, ध्यान रखना है आपको, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है और साफ सुथरा लिखना है। तो तीसरा क्या है, हिंदी प्रदीप की, हिंदी प्रदीप के, इस तरीके से आपको लिख देना। फिर अंगा नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो अंगा नंबर इस तरीके से लिख दिया आपने, अंगा नंबर। आफ्टर ऑल वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है, वगधारा है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप लिख सकते हैं आराम से इस तरीके से, सेकेंड वगधारा, इस तरीके से स्पष्ट। तो इस प्रकार आपने जो प्रश्न खंडका में पहला प्रश्न था उसके 5 आंसर जो थे, 5 खंड थे, उसके आपने आंसर दे दिया। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आप 2 डाल दीजिए, ऐसे क्या डालेंगे, यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया, पटरी से लाइन वगैरह बढ़िया परफेक्ट खींच के उसके बाद लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं। और टाइम मैनेज करते हुए लिखना है, ये बात नहीं पता चली है कि क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर ऑल प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखो अब दूसरे खंड का है, तो इसमें खंड का में जैसे पहला क्वेश्चन डाल दिया आपने यहाँ पे हेडिंग डाला का, तो का क्या है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञेय की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहला ऑप्शन इज राइट, तो इस तरीके से पहला लिख दीजिएगा, और आफ्टर ऑल लिखिएगा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सच्चिदानंद
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, है ना, अज्ञे की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इनका पूरा नाम ये है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे लाइन खींचनी है, कैसे क्या करना है, ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं देन पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। चलो अब आप बात करते हैं कि मान लो आपने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। अब जो प्रश्न 3 नंबर है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसका आपको क्वेश्चन करना है, तो ये कैसे आप करेंगे भाई, जैसी बात है, ये 10 नंबर में डायरेक्ट बनता है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। देखो पहला क्या दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये दोनों जो हैं वो गुणे 10, 2 है ना। इस तरीके से 10, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। 2-2 नंबर में इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पैसेज को आपको ध्यान में रखना है, गद्यांश को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो पूरा लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले, ध्यान रखें पेपर पढ़ना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अडग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। आपने पढ़ लिया, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा ये किस चैप्टर से। अगर नहीं क्लियर है तो आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, क्वेश्चन बैंक वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आप ये जो है पद्यांश जो है, गद्यांश जो है, वो किस चैप्टर से है ना। तो पहले आपने पढ़ा यहाँ पे राष्ट्र। देखो पहचानने का तरीका एक मैं बता दे रहा हूँ। देखो राष्ट्र आ रहा है, राष्ट्र आ रहा है, राष्ट्र आ रहा है कई जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे। देखो कई जगह राष्ट्र आ रहा है ना, पृथ्वी आ रही है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से है। कीवर्ड ध्यान में रखें। देखो यहाँ पे राष्ट्र आया, यहाँ पे राष्ट्र आया, तो 3-4 जगह वही शब्द दिखे, चैप्टर से रिलेटेड शब्द दिखे, तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये वही चैप्टर का है। यानी ये आपको पता चल गया कि ये राष्ट्र का जो स्वरूप है, राष्ट्र का जो स्वरूप है उस चैप्टर से है ना, राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है उस चैप्टर से है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके, अब लेखक, तो राष्ट्रवाद के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो सबसे पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ये 2 नंबर में है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, देखो इस तरीके से आपने लाइन खींच लिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है। प्रश्नोत्तर थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ना, 3 का लिख रहे हैं ना, हाँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है इसके नीचे, ये अंडरलाइन होंगे, है ना। अब आप पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ पर और लेखक का नाम लिखिए। पाठ के और लेखक का नाम लिखेंगे, तो इस प्रकार आपने यहाँ पे पहला डाल दिया इस तरीके से। और आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश के गद्यांश का पाठ, देखो ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे आप लिख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, आपने पढ़ा राष्ट्र का स्वरूप। तो इस तरीके से ब्लैक पेन से आप लिखेंगे पाठ का नाम। इससे डायरेक्ट एग्जामिनर जो है वो देखेगा और समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है और उसने सही लिखा है ना, राष्ट्र का स्वरूप, है ना। इस तरीके से देखो क्लियर हो गया, देखो क्लियर हो गया ना गद्यांश के पाठ का। अब और लेखक का क्या नाम है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, और इस तरीके से लिखेंगे। और लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना, इस तरीके से है। अब अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब दूसरी बात, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले दूसरा नंबर टॉपिक डालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा हो गया, इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, स्पष्ट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे।
अगर संदर्भ लिखने को आ रहा है तो संदर्भ लिखना आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा कैसे आपको गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखा जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई ना, इस प्रकार आपने हेडिंग डाल दिया। मान लो अब आपको नहीं आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है, देन आपने इसको पढ़ लिया और आप इसी में शब्द का अदल बदल के, जैसे पर्यायवाची शब्द जानते हैं अपना, उसी के अलग शब्द, उसी से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको आप लिख के क्या कर सकते हैं, इस गद्यांश का सोल्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आता है, मैं जानता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है कम समय में, तो आप कैसे लिखेंगे इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे यहाँ प्रस्तुत गद्यांश में, आप लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि इतना अगर आपने लिख लिया ना, जो ये लाइन बताई है मैंने, उसको लिखने के बाद आप कुछ नहीं करना है, आपको यही उतार देना है, जो पैसेज दिया गया है इसी को आप उतार सकते हैं। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो रिलेटेड लिख सकते हैं उससे। ठीक है, इतना जरूर आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं, ये पूरा पैसेज पढ़ के आप इसमें अदल बदल के लिख सकते हैं सब। देन इस प्रकार आपने रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दी तो 2 नंबर कन्फर्म होंगे। इस तरीके से 4 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, अगर 10 में से तुमने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो 10 में 10 लेके आओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑलमोस्ट 7 से 8 नंबर तो आ ही जाएंगे, इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है भाई, जब पृथ्वी ही नहीं होगी, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। तो कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आप डालेंगे थर्ड पॉइंट ऐसे। और क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो जब, ऐसे आप लिख सकते हैं, जब पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की, है ना, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखा पूरा पैसेज का आंसर, देखो आपको अगर नहीं पता, देखो ये देख सकते हो यहाँ पे, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखा ना, पूरा पैसेज में ही आंसर छिपा है, बस तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पैसेज को पढ़ना जरूर, तभी समझ पाओगे कि कैसे लिखना है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या है, असंभव है। अंडरस्टैंड, इस तरीके से ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गए, इसके भी 2 नंबर आपको मिल गए। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। तो आप यहाँ पे फोर्थ नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी और थोड़ा सा आप लिखेंगे जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, दैट इट्स, इतना ही लिखना है। ओके, फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। भाई पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है, तो जन के कारण ही या किसके कारण से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन। देखो आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी जन के कारण, आप क्या लिखेंगे, जन के कारण जो पृथ्वी है वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। किसकी, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको बिना पढ़े गद्यांश का सलूशन करना है। तो इस तरीके से आपने अगर कर लिया तो 7 से 8 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म है। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा सारा मैंने पैसेज से ही लिखा, इस गद्यांश से ही लिखा है, इससे बाहर का आंसर एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बता भी दिया कि कहाँ कौन से आंसर दिए गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ पे एक टिप्स ये है कि जब भी आप पद्यांश या गद्यांश का सॉल्यूशन करेंगे देन उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि 10-10 नंबर के कक्षा 12 में जो पद्यांश और गद्यांश हैं वो बनते हैं। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखो इसी प्रकार आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर देना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इन सारे 5 क्वेश्चन का आंसर दे देना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। अब बात करते हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जीवन परिचय में आप बहुत आसानी से आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहला 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रो जी सुंदर रेड्डी और
और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन तीनों में से कोई एक लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। 80 शब्द का मतलब है एक पेज में अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं देन 80 शब्द हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जीवन परिचय ऑलमोस्ट एक पेज से कम मत लिखिएगा, ठीक है। चलो, अब जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको खास तौर पे क्या क्या पता होना चाहिए, ये मैं बताया दे रहा हूँ कि जीवन परिचय लिखने के लिए आपको खास तौर पे क्या क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मान लो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले उस लेखक का जन्म कहाँ कब हुआ है ना, फिर जन्म का स्थान कहाँ हुआ भाई, है ना, फिर माता या पिता का नाम है ना, ये भाई जरूर लिखेंगे अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। जन्म हो गया, जन्म का स्थान, माता या पिता का नाम, और क्या आपको पता होना चाहिए, और उनकी मृत्यु कब हुई है ना, और आफ्टर रचनाएं। ये 5 चीज़ें अगर आपको पता है तो किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, और ये जो 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दिए गए हैं इनको आप तैयार करेंगे तो इसमें से ही आएगा। और कवि के जीवन परिचय में भी ऐसा जयशंकर प्रसाद का हो गया, महादेवी वर्मा का, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अगे का। अगर आपको इनके जीवन परिचय को देखना है ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे लोगों के जीवन परिचय आसानी से बहुत ही ईजी वे में बताया गया है कैसे आप साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करेंगे और उनका जीवन परिचय लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी ये पूरा पेपर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप बिना पढ़े कैसे कॉपी लिखेंगे बोर्ड पेपर की और अच्छे नंबर जो हैं वो बोर्ड पेपर में स्कोर करेंगे। तो ये कुछ तरीका था, ठीक है, जिसको आप अगर समझ लेंगे और कॉपी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अच्छा रखेंगे देन मैं कह सकता हूँ कि आप 100 में से 70 नंबर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। खास तौर पर देखो ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, जैसे निबंध वगैरह हो गया, जैसे देखो निबंध हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कई बढ़िया नंबरों में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से लिखना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा गया तो इस पर अगर आपको नहीं पता देन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। आतंकवाद की समस्या, कारण समाधान, इन सारे पर निबंध जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब से रेगुलर इस चैनल पे जो वीडियोज हैं क्लास 12th के लिए आर्ट सब्जेक्ट की सारे तौर तरीके टिप्स बताए जाएंगे, कैसे क्या लिखना है, कैसे कॉपी प्रेजेंट करनी है आपको बोर्ड पेपर में, कैसे कॉपी भरनी है, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे अपलोड होंगी। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इस तरीके की और वीडियोज़ चाहिए आपको अन्य सब्जेक्ट पे, तो ये आप कमेंट करेंगे देन पता चलेगा, फिर मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद।